हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ट्रैवल पॉडकास्ट चैनल ट्रैवल स्टोरीज बाय आरके में। और मैं हूं आपका दोस्त रमन खदरिया। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ इंजीनियरिंग करने के बाद शुरू हुई। और अब मैं आपको सुनाने वाला हूं कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया इंजीनियरिंग करने के बाद एक पहली जॉब लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप कभी बेंगलोर गए हैं? मुझे मौका मिला इस शहर में रहने का मेरी इंजीनियरिंग करने के बाद, जब मैं जॉब ढूंढने इस शहर में आया। अभी भी याद है 28 जनवरी 2011 का वो दिन, जब मैं पहली बार बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर 42 घंटे की यात्रा के बाद पहुंचा। सब कुछ अलग सा लग रहा था। रेलवे स्टेशन के सबवे से स्टेशन के बाहर पहुंचा और लोकल बस स्टैंड, जिसे वहां मजेस्टिक कहते हैं, वहां पहुंचा। मेरे स्कूल के ही दोस्त पवन का बड़ा भाई बेंगलोर रहता था और मुझे उसी के घर जाना था, जो बीटीएम लेआउट में रहता था। बस स्टैंड पर काफ़ी लोगों से पूछते पूछते बीटीएम की बस मिली, क्योंकि वहाँ पर भाषा की भी समस्या थी। वहाँ लोग हिंदी नहीं बोलते थे, वहाँ इंग्लिश या कन्नड़ में ही बात करनी पड़ती थी। हालांकि आज 2020 में बहुत कुछ बदल चुका है बेंगलोर शहर में। सिटी ऑफ गार्डन के नाम से मशहूर बेंगलोर शहर अब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है, और इसकी वजह है दुनिया भर की आईटी कंपनीज के ऑफिसेस वहां होना। तो मैं अब मेरे दोस्त के भाई के घर पहुंच चुका था। जब मैंने नॉर्थ इंडिया से सफ़र शुरू किया था तो वहां काफ़ी ठंड थी। सबने जैकेट्स पहन रखी थी। सुबह सुबह लोग सड़क किनारे आग जलाकर ठंड से बचाव करते दिखते थे। पर ये क्या, यहाँ तो ठंड का नामो निशान ही नहीं। लोग टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, घर पर पंखे चल रहे हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। शाम को ऑफिस से भाई, जो मेरा दोस्त का जो भाई है, और उसके रूममेट्स घर आ चुके थे। सबसे मैं पहली बार ही मिल रहा था और सभी बड़े चिल थे। खाना बनाने के लिए घर पर बाई आती थी, जो साफ सफाई भी कर देती थी। हॉल में बड़ा सा टीवी था, जिस पर हम सब ने बैठकर मैच देखा। फ्लैट में रहने वाले तीनों भाई आईटी की नामी कंपनीज में काम करते थे। अगले दिन मेरे दोस्त के भाई ने मुझे बताया कि पास में ही सिल्क बोर्ड नाम की जगह है, जहां पर हॉस्टल्स हैं, और वो हॉस्टल्स इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, और सभी यहाँ जॉब सर्च करने आते हैं। भैया ने मुझे एक बार सभी हॉस्टल्स देखकर आने को कहा। मैं भी बेंगलोर शहर में पहली बार बाहर निकला। रास्ते में केले वाला दिखा। 4 केले देने को बोला तो उसे समझ नहीं आया। फिर याद आया कि यहाँ हिंदी नहीं इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। फिर मैंने बोला 4 बनानास प्लीज। तो उसने ये सुनकर मुझे 4 केले दिए। ये देखकर मुझे भी अच्छा लगा कि एक केले बेचने वाला भी इंग्लिश समझ गया। तो चलते चलते मैं उस जगह पहुंच गया जहां पर हॉस्टल्स थे। एक एक करके मैंने तीनों फेमस हॉस्टल वहां के देख लिए। पहला हॉस्टल सबसे पुराना था। बिल्डिंग पुरानी थी, पर पता लगा कि यहाँ वॉक-इन्स की इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा आती है। दोस्तों, वॉक-इन्स मतलब हर एक कंपनी, जो आईटी कंपनीज हैं, वो वॉक-इन्स लेती है। मतलब अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो जो स्टूडेंट्स जो पहले से वहाँ पे सीवी अपना दे चुके हैं, तो वो उनको इन्फॉर्म करती है एसएमएस के थ्रू कि हमारे यहाँ वॉक-इन है, तो आप इस टाइम से इतने टाइम तक अपने रेज्यूमे लेके इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती थी
वो सभी स्टूडेंट्स या सभी बेरोजगार मैं कहूँगा कि सब आपस में शेयर कर लेते थे और सभी एक टीम बनाकर वो इंटरव्यू देने चले जाते थे। तो मैंने उस हॉस्टल के ऑफिस में एक बोर्ड लगा हुआ देखा जहाँ कुछ फोटोज और मैसेजेस थे उन लोगों के जिनको इस हॉस्टल में रहने से जॉब मिली। फिर मैं गया दूसरे हॉस्टल तो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक बड़े हॉल में पार्टीशंस करके रूम बना रखे थे। फिर मैं गया तीसरे हॉस्टल की तरफ जो कि एक नई बिल्डिंग थी। हॉस्टल में ही मुझे एक लड़का दिखा जो कुछ जाना पहचाना लगा। हम दोनों एक दूसरे को देख के रुक गए। हम दोनों को पता था कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पर कहाँ मिले हैं ये याद नहीं आ रहा था। फिर पता लगा कि हनुमानगढ़ में स्कूल में हम एक क्लास में एक ही साथ थे। अपने शहर का लड़का देखकर खुशी हुई। उसने बोला, हॉस्टल सही है, यहीं आ जा। पर इस हॉस्टल में रूम काफ़ी छोटे थे। शाम को घर पहुंचकर मैंने भैया को बताया कि मैं सभी हॉस्टल्स देख आया पर अच्छे नहीं लगे, कमरे काफ़ी छोटे हैं। भैया ने समझाया कि जॉब सर्च करने के लिए मुझे ऐसे हॉस्टल्स में ही रहना होगा, नहीं तो कहाँ किस कंपनी में ओपनिंग है ये पता ही नहीं चलेगा। मुझे बात समझ आ चुकी थी और अगले दिन जाकर ही मैं जो वो तीसरा हॉस्टल था जहाँ पे मुझे मेरे हनुमानगढ़ शहर का जो मेरा दोस्त था वो मिला था, तो मैं उस तीसरे हॉस्टल में अपना एक बेड बुक के आ गया। हॉस्टल का कमरा माचिस की डब्बी जितना था। छोटे से रूम में 3 बंक बेड और 6 लोग। मेरे रूम में 2 लोग ग्वालियर से, एक छत्तीसगढ़ से, एक बिहार से था। राहत की बात यह थी कि बेंगलोर में ह्यूमिडिटी नहीं होती थी, मौसम हमेशा अच्छा ही रहता था। रात को पंखा चला के हल्की सी चादर ले लो। वॉशरूम में गीजर भी लगे हुए थे। इसका कारण था कि बारिश होते ही हल्की सी ठंड हो जाती है। अगले दिन सुबह मेरा एक रूममेट ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जा रहा था। मैं भी उसके साथ चला गया। अब बारी थी साउथ इंडियन डिशेस खाने की। यहाँ अब पराठे, पोहे ये नहीं मिलते थे। अब यहाँ पे इडली, वड़ा, डोसा ये सब मिलता था। मेरे पहले ब्रेकफास्ट में मैंने मैंगलोर भज्जी ऑर्डर की जो कोकोनट चटनी के साथ सर्व की गई, और साथ में मैंने चाय ऑर्डर की। अगले कुछ महीनों में मैंगलोर भज्जी मेरी फेवरेट बन चुकी थी। दोस्तों, मैंगलोर भज्जी एक पकोड़े जैसा होता है और ये स्पेशली ये जो इन्वेंट की हुई थी, ये जो भज्जी है या लाइक पकोड़ा है, वो मैंगलोर में इन्वेंट हुई थी, तो इसका नाम मैंगलोर भज्जी पड़ चुका था। तो मैं पहले कोकोनट चटनी नहीं खाता था, पर यहाँ की चटनी साउथ इंडिया में बहुत ही डिलीशियस होती है, तो मुझे कोकोनट चटनी भी अच्छी लगने लग गई। दोस्तों, हॉस्टल्स में रहने के कुछ मूल मंत्र थे। पहला तो नेटवर्क बनाओ। हर मोबाइल में आपका नंबर होना चाहिए ताकि वॉक-इन्स के मैसेजेस आपको भी मिल सकें। और दूसरा, हर सुबह फॉर्मल कपड़े पहन के और बैग में अपने रेज्यूमे डाल के तैयार रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको किसी इंटरव्यू के लिए या किसी वॉक-इन्स में जाना पड़े। मैं फ़िलहाल खुद को 2-4 दिन दे रहा था। खुद को इस दिनचर्या में ढालने के लिए शाम को मैं वॉक इन पे निकला। तो दोस्तों, मैंने खुद को 2-4 दिन दिए खुद को इस दिनचर्या में ढालने के लिए, क्योंकि मुझे पहले देखना था कि एक्चुअल में यहाँ का पूरा दिन लोगों का जाता कैसे हैं। जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं या जो बेरोजगार लोग हैं,
उनका क्या शेड्यूल रहता है पूरे दिन भर का। तो ऐसे ही मैं एक दिन शाम को वॉक करने निकला तो मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। मैं दर्शन करने को गया तो वहाँ भी अलग ही नियम थे। जहाँ नॉर्थ इंडिया में आपको प्रसाद मीठा मिलता है, वहीं साउथ इंडिया में नमकीन, और इतना सारा प्रसाद देते हैं कि आपका नाश्ता हो जाए उससे। यहाँ हनुमान जी की भी काले रंग की थी जो मूर्ति थी, और नॉर्थ इंडिया में सिंदूर से पुती हुई मिलती है। हनुमान जी का नाम भी बदलकर यहाँ वीर अंजनेया हो गया था। अब धीरे धीरे मैं भी यहाँ की दिनचर्या में ढलने लगा। हॉस्टल में बाकी फ्रेंड्स बन रहे थे। अब मेरी दोस्ती मेरे उस स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और उसके ग्रुप से भी हो गई। सभी राजस्थान के थे। मैंने अपने रेज्यूमे की 10 फोटोकॉपी करवा ली थी। अब मैं भी तैयार था बेरोजगारों की इस भीड़ में रोजगार पाने को। लगभग आधी बार तो हम सिर्फ अपना रेज्यूमे ही देकर आते थे, और ये भी नहीं पता कि अंदर कोई रेज्यूमे देखने वाला भी है या नहीं। हॉस्टल में जिसकी भी जॉब लग जाती, कुछ ही दिनों में वो वहाँ से चला जाता और उसकी जगह कोई और आ जाता। हॉस्टल हमेशा ही फुल रहता था। चूंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, तो मैं काफ़ी बजट में रहता था। खाना पीना और ट्रैवल सब काफ़ी हाथ रोककर करता था। काफ़ी बार तो कोकोनट पानी पीकर और मलाई खाकर ही पेट भर लेता था। बेंगलोर में लोकल बसेस काफ़ी महंगी होती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने की टिकट 15-20 रुपए की होती थी। वहीं दिल्ली जैसे शहर में 5-10 रुपए ही लगते थे। इसके लिए ज़्यादातर लोग वहाँ डेली पास प्रेफर करते थे, जो कि 40 रुपए का आता था, जिससे आप पूरे दिन भर रोडवेज की बस में बेंगलोर के अंदर घूम सकते हो। क्योंकि मुझे घूमना अच्छा लगता था, तो शाम को कोई भी हॉस्टल वापस आता, मैं उससे उसका बस वाला पास मांग लेता। क्योंकि उसके भी पास कोई काम का नहीं होता, तो कोई भी आराम से दे देता था। फिर मैं मज़े से घूमता। कोई भी बस में चढ़ गया, कहीं भी उतर गया, घूम लिया। पास के ऊपर कोई नाम भी नहीं लिखा होता था, पर तारीख और मंथ पे पेन से चेक मार्क कर देते थे, जिसे कि अगली बार कोई पास यूज़ करे तो उस निशान से पता लग जाए कि ये पास इस तारीख का है। और इसी तरह सोमवार से रविवार के जो पासेस होते थे, उनके कलर्स अलग अलग होते थे। अगले 1 महीने में ही मैंने ये पैटर्न पकड़ लिया। फिर तो मैं एक ही पास को महीने भर इस्तेमाल कर लेता था। ब्लेड से सिर्फ पास पे लगा पेन का निशान ही तो मिटाना था। मेरा ये हुनर धीरे धीरे पूरे हॉस्टल में फेमस हो गया। तो दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा था और शिवरात्रि आने वाली थी। साउथ में शिवजी को ज़्यादा मानते हैं और उस दिन पब्लिक हॉलिडे भी था। मैंने भी डिसाइड किया कि रात को किसी मंदिर में जाऊंगा और जागरण देखकर आऊंगा। मैंने अभी तक नॉर्थ इंडिया के जागरण ही देखे थे, जहां एक सिंगर, एक गायकार माइक में भजन गाता है, ढोल बाजा बजाने वाले उसके पीछे बैठे होते हैं, लोग नाचते हैं, आधी रात को चाय नाश्ता होता है। तो शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाकर वहाँ पे दूध जल चढ़ाया जाता है और काफ़ी जगह भांग की लस्सी भी पिलाते हैं। ये सब होता है अपने नॉर्थ इंडिया में। पर ये क्या, यहाँ तो शिव मंदिर में जल चढ़ाना ही मना है। जल चढ़ाना तो दूर, आप शिवलिंग को छू भी नहीं सकते। रात को जागरण में गया तो देखा कुछ संगीतकार बैठे हैं और धीरे धीरे वहीं की कन्नड़ भाषा में भजन गा रहे हैं। ना कोई नाच रहा, ना कोई ताली बजा रहा। लोग पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं आराम से। अब मैं आधी रात को मिलने वाले नाश्ते के बारे में सोचने लगा।
हालांकि मुझे अब ज़्यादा उम्मीद नहीं रही थी और हुआ भी कुछ ऐसे ही। करीब 12 बजे एक कॉर्नर पर कॉफ़ी से भरी टंकी और डिस्पोजल गिलास रख दिए गए। अपने नॉर्थ इंडिया में तो लोग एकदम से दौड़ते हैं कि सबसे पहले उसे मिले, पर यहाँ कोई अपनी सीट से उठा तक नहीं। मैं सबसे पहले उठकर नॉर्थ इंडिया वालों का नाम खराब नहीं करना चाहता था। करीब 10 मिनट बाद मैं वहाँ गया, कॉफ़ी लेकर आया और ये एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग रहा। हमारे हॉस्टल के पास ही एक घर में एक रेस्टोरेंट था जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल के तिकोने पराठे बनाते थे। साथ में दही या आलू की सब्जी भी ऑर्डर कर सकते थे। मैं ज़्यादातर खाना वहीं खाता था। एक दिन शाम को बारिश आ रही थी। हॉस्टल में काफ़ी दोस्त बन गए थे। कोई भी कहीं जा रहा होता तो वो पूछ लेता कि भाई चल रहा है क्या। ऐसे ही उस दिन काफ़ी लोगों ने डिनर का पूछा, पर मैंने मना कर दिया कि मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी। ऐसे करते करते 8 बज गए रात के और वो ढाबा लगभग 8:30 बजे बंद हो जाता था। मेरा एक दोस्त खाना खाकर आ भी गया। उसने पूछा, भाई आज तू खाना खाने नहीं गया? मैं बोला, यार ये बारिश ही नहीं रुक रही। वो बोला, भाई ये बेंगलोर की बारिश है, ये नहीं रुकेगी, अभी धीरे आ रही है, अभी चला जा भाग के। उस दिन पता लगा बेंगलोर की बारिश का। नॉर्थ इंडिया में तो बारिश 1-2 घंटे आकर बंद हो जाती है, पर यहाँ बारिश जो एक बार शुरू हुई फिर मुश्किल है ये बताना कि बंद कब होगी। अगले दिन सुबह गीजर के गर्म पानी के लिए लाइन लगी हुई थी। नाश्ता करने गया तो देखा लोगों ने टोपी और हल्की जैकेट पहन रखी है। मैंने मेरे साथ वाले लड़के से पूछा कि इनको बड़ी ठंड लग रही है। वो बोला, भाई यहाँ तो ठंड पड़ती ही नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए यही ठंड है। अपने नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड पड़ती है तो हम आदी हैं ठंड के, पर यहाँ के लोग नहीं। कुछ भी हो, मुझे तो हंसी आ रही थी यहाँ के लोगों को टोपी पहना देख के। मेरी बेंगलोर में एक फेवरेट जगह थी। मैं खुश होता या दुखी होता, बस का पास लेकर सीधा वहीं पहुंच जाता था। वो जगह थी ब्रिगेड रोड। ब्रिगेड रोड और एमजी रोड बेंगलोर की हैंगआउट और शॉपिंग करने वाली जगह में थी। ब्रांडेड शोरूम, बार, रेस्टोरेंट, सब कुछ वहाँ था। ये जगह ठीक वैसे ही थी जैसे दिल्ली की कनॉट प्लेस। मैं कोई पब रेस्टोरेंट नहीं जाता था। मैं तो 2-3 चक्कर लगाकर 10 रुपए की मूंगफली लेकर वापस बस में बैठ जाता था। बेंगलोर में उबली हुई मूंगफली मिलती थी, बॉइल्ड मूंगफली, जो मैंने पहली बार ही खाई थी और मुझे बहुत पसंद आई। अब मार्च का महीना चालू हो गया था। मार्च का महीना मतलब होली। अब देखते ही देखते होली का दिन भी आ गया। मैं तो बहुत ही खुश था। मैं बाहर ब्रेकफास्ट करने गया तो देखा, ये क्या, हॉस्टल से बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। लोग बाइक्स और गाड़ियों में तैयार होकर अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं। मैंने ब्रेकफास्ट किया और साथ ही साथ वहाँ खड़े ये सोच रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। फिर कहीं जाकर पता लगा कि यहाँ साउथ में लोग होली नहीं मनाते और ना ही यहाँ होली पब्लिक हॉलिडे होती। पर नहीं, मुझे तो होली मनानी थी। मैंने वहीं एक दुकान से गुलाल लिया, जो दरअसल वहाँ के लोग अन्य त्योहारों और मंदिरों में काम में लेते हैं। मैं हॉस्टल पहुँचा, वहाँ अन्ना खड़ा था। अन्ना एक 50 साल का आदमी था जो हॉस्टल का मैनेजर था। मैंने उससे पूछा, अन्ना क्या यहाँ हॉस्टल में होली नहीं मनाते? अन्ना ने मुझे देखा आंखें बड़ी करके और बोला,
यहाँ होली नहीं मनाते, और मेरे हाथ में रंग देखकर गुस्से से बोला, हॉस्टल में ये सब अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा उदास हुआ और वहाँ से निकल गया। फिर मैं मेरे राजस्थान वाले दोस्तों के पास गया। वो लोग तो अभी उठ ही रहे थे। मैंने उनको हैप्पी होली बोला और पूछा, क्या तुम लोग होली खेलोगे? वो बोले, हाँ, ये भी क्या पूछने की बात है। मैंने उनको सब बताया कि यहाँ होली कोई नहीं मनाता और अन्ना ने हॉस्टल में होली खेलने को मना किया है। वो बोले, तू चिंता मत कर रमन, कोई खेले या ना खेले, हम तो खेलेंगे होली। हमारे हॉस्टल के बाहर भी कुछ दोस्त थे नॉर्थ इंडिया के। हम सब इकट्ठे होकर उनके घर के बाहर पहुंचे और होली खेलनी शुरू की। मेरे राजस्थान वाले दोस्तों का नाम प्रवीण, तन्मय, विवेक, अंकित और कौशल था। थोड़ी देर में हमने डिसाइड किया हम अपने हॉस्टल की रूफटॉप पे जाकर होली खेलेंगे, पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना था कि अन्ना हमें ऊपर जाते हुए ना देख ले। हमने रूफटॉप पे जाकर खूब गाने गाए, खूब डांस किया और खूब होली खेली। जब भी खबर मिलती कि अन्ना आ रहा है, हम सब छुप जाते। हमने बाल्टियों का तबला बना लिया और नाचने लगते। जहां सुबह तक मैं ये सोचकर उदास था कि इस बार होली बर्बाद हो गई, जबकि मैं अब एक बहुत ही शानदार और यादगार होली खेल रहा था मेरे नए दोस्तों के साथ। हॉस्टल में बाद में कुछ और लोगों ने भी हमें होली खेलने में ज्वाइन किया। तो कुछ ऐसी थी मेरी साउथ इंडिया की पहली होली। अब ऐसे ही मस्ती करते करते अप्रैल का महीना आ गया। पीछे से इंजीनियरिंग का एक और बैच पास आउट हो गया। अब काफ़ी बड़ी कंपनीज के वॉक-इन्स आने लगे थे। काफ़ी कंपनीज अपने ऑफ कैंपस भी कर रही थी। उसके लिए मैं भी चेन्नई, कोच्चि, मैंगलोर गया था और आसपास घूम के भी आया था। मेरे दोस्तों का एक एक करके सिलेक्शन होता चला गया। मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम्स, टेक्निकल एग्ज़ाम्स क्लियर किए, पर कभी डिबेट में तो कभी एचआर में फाइनल राउंड में रह जाता। मैंने इसका सारा दोष मेरी इंग्लिश को दिया और आखिरकार जुलाई में मैं वापस नॉर्थ इंडिया आ गया। पर मेरा बेंगलोर का एक्सपीरियंस बड़ा शानदार रहा। काफ़ी कुछ नया देखा और सीखने को भी मिला। 2017 में जब मैं बाइक ट्रिप कर रहा था तो मैं अपने हॉस्टल के आसपास घूम के आया। अन्ना और परांठे बनाने वाले अंकल से भी मिला। जहाँ ब्रेकफास्ट करता था उसने चाय पिलाई, समोसा खिलाया और पैसे भी नहीं लिए। तो ऐसा था मेरा बेंगलोर का सफ़र। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये बेंगलोर का एक्सपीरियंस, मुझे आप ज़रूर बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तीनों पे सर्च कर सकते हैं RK डिस्कवरिंग इंडिया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।